Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. So, all the students, today we will do chapter number 8 in civics and the name of the chapter is Confronting Marginalization. So, all the students, I hope that you all are doing your writing and learning work sincerely. आप लोग अपना राइटिंग और लर्निंग वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. ये आप लोग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें. सो स्टूडेंट्स, आप लोग को अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझना है, अच्छे से अपना सारा लर्निंग वर्क करना है. हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कर ली थी बच्चों. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन यानी आप जानते हैं, मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है समाज की मेन स्ट्रीम से पीछे रह जाना. कुछ ग्रुप्स, समाज के ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि समाज की मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए थे. उनके पीछे रीज़न काफ़ी सारे थे. उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था एंशंट टाइम में. तो उस डिस्क्रिमिनेशन के कारण वो फाइनेंशियली और सोशली काफ़ी पीछे रह गए थे. तो बच्चों, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि कहीं जो मेजर कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो कल्चरली उन पर डोमिनेट ना करें, उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो कल्चर है उसे डिस्ट्रॉय ना करें. बच्चों, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द वेज इन विच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ट्राई टू ओवरकम द डिस्क्रिमिनेशन दे फेस्ड. यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी हैं उन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता था उस सिचुएशन को ओवरकम किया है. तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों. आंसर है इसका, द वेज इन विच मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ट्राई टू ओवरकम द डिस्क्रिमिनेशन दे फेस्ड आर. नंबर फर्स्ट है एजुकेशन, नंबर सेकंड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और नंबर थर्ड है इकोनॉमिक प्रोग्रेस. एजुकेशन के द्वारा मार्जिनलाइज जो ग्रुप हैं, ऐसे ग्रुप्स जो कि समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, जो फाइनेंशियली पीछे रह गए, तो एजुकेशन के द्वारा उन्हें ये ज्ञान हुआ कि फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रदान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, इन अधिकारों के बारे में जो नॉलेज है उन्हें एजुकेशन के थ्रू ही मिली. नंबर सेकंड है सेल्फ इम्प्रूवमेंट. उन्होंने अपने आप में सुधार किया. जहाँ पर भी उन्हें ये फील होता था कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, अपनी आवाज़ उठाई. नंबर थर्ड है इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जब शिक्षा उन्हें मिली और सेल्फ इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया तो उसके द्वारा जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें भी सुधार हुआ. तो इन तीनों तरीकों के द्वारा बच्चों उन्होंने अपनी सिचुएशन को, डिस्क्रिमिनेशन की जो सिचुएशन थी उसे ओवरकम किया. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द मार्जिनल ग्रुप्स रिलाई ऑन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कंटिन्यूड एक्सप्लॉइटेशन बाय अदर ग्रुप्स. यानी कि मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स थे, इन्हें जब दूसरे ग्रुप के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन्हें टॉर्चर किया जाता था, तो इन्होंने किस चीज़ का सहारा लिया. तो आंसर है, द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रिलाई ऑन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम continued exploitation by other groups of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया. यानी कि उन्होंने भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और साथ ही साथ जो जुडिशरी सिस्टम है, तो उन्होंने इसका सपोर्ट लिया. उन्होंने इसका मतलब इसकी हेल्प ली और इनके सपोर्ट से, इनकी हेल्प से इन्होंने जो विरोध किया जाता था, जो इन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता था, जो इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था दूसरे ग्रुप के द्वारा, तो उस एक्सप्लॉइटेशन का इन्होंने विरोध किया. तो बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को जब दूसरे ग्रुप के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, इनका टॉर्चर किया जाता था, तो इन्होंने किस तरह से उस चीज़ का विरोध किया. तो इन्होंने हेल्प ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया. सो वी कैन से दैट बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया, marginalized group rely on to protect themselves from continued exploitation by other groups. क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, व्हाट आर द 7 राइट्स स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से 7 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं. हर सिटीजन को 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारत के संविधान द्वारा, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं. तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी. सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सेकंड है राइट टू फ्रीडम. सभी लोग स्वतंत्र हैं, समान स्वतंत्रताएं दी जाएगी.
नंबर थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है तो वो लोग जुडिशरी सिस्टम की या कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। नंबर फोर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर फाइव है कल्चरल राइट्स। पॉइंट नंबर सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और पॉइंट नंबर सेवन है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। एम आई अगेन रिपीटिंग ऑल दी पॉइंट्स स्टूडेंट्स? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू लाइफ और कल्चरल राइट, किसी भी कल्चर को फॉलो करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? सो ऑल दी स्टूडेंट्स, अगर अनटचेबिलिटी को एक डेफिनेशन के रूप में जाना जाए तो हम कह सकते हैं कि अनटचेबिलिटी इज एन इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो किसी भी पर्सन के क्लास के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो है। तो बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि एंशिएंट टाइम में जो हिंदू सिस्टम है वो 4 वर्णों पर आधारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया था। और कहा जाता था कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो युद्ध लड़ेंगे, वैश्य लोग जो हैं वो व्यापार करेंगे और जो शूद्र लोग हैं वो सिर्फ सेवा करेंगे। जो शूद्र लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन्हें अनटचेबल माना जाता था। कहा जाता था कि इन्हें ना तो मंदिरों में एंट्री दी जाएगी, ना ही इन्हें स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये क्या है, ये जो क्लास है, ये जो वर्ण है, ये बिल्कुल फिक्स था, उनके जन्म के समय ही ये फिक्स था और उसी आधार पर इनको अधिकार दिए जाते थे। तो अनटचेबिलिटी क्या है? इट इज़ एन इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द क्लास ऑफ पर्सन। सेकेंड है हु वर कॉल्ड अनटचेबल्स। अनटचेबल्स कौन कहे जाते हैं? तो अनटचेबल कौन कहे जाते थे? दलित्स वर कॉल्ड द अनटचेबल्स। जो दलित लोग हैं उन्हें अनटचेबल्स कहे जाते थे। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दलित्स कैन ड्रॉ अपॉन टू इंसिस्ट दैट दे बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। कौन कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनके आधार पर दलित लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्हें भी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का पूरा अधिकार है? तो बच्चों वो 2 अधिकार है राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वलिटी का मतलब है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने, कानून के आगे सभी लोग बिल्कुल इक्वल हैं। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड के आधार पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। नंबर सेकंड है राइट टू फ्रीडम। This includes the right to freedom of speech and expression, the right to move freely, the right to form association, the right to reside in any part of the country। यानी कि भारत में सभी नागरिकों को राइट टू फ्रीडम दिया गया है। सभी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो स्पीच की फ्रीडम है कि वो अपना जो भी स्पीच है वो बिना किसी डर के दे सकते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, कोई भी कानून ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं आता है, उन्हें किसी न किसी तरह से हर्ट कर रहा है, तो वो उन कानून का विरोध कर सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ राइट टू फ्रीडम है जो कि लोगों को दिया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम ये दोनों ऐसे राइट्स हैं जिसके आधार पर जो कोई भी सिटीजन है वो डिस्क्रिमिनेशन को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी को क्राइम माना गया है? तो आर्टिकल 17, इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 is the article of which Indian Constitution abolishes untouchability। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को क्राइम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है बच्चों? रिजर्वेशन पॉलिसी इज द पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है विच रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन एंड परफॉर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। इसका मतलब है बच्चों
कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत एजुकेशनल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में लोगों को, जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए सीट रिजर्व की जाती है ताकि वो भी समाज की, सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के साथ जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? सो ऑल दी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या है? तो देखो, आर्टिकल 15 इज द कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste और place of birth। यानी कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत बताया गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे रेस के आधार पर हो, चाहे कास्ट के आधार पर हो या बर्थ प्लेस के आधार पर हो, तो उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ बताई गई है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द 1989 एक्ट। तो देखिए, 1989 का जो एक्ट है वो दलितों को प्रोविज़न देता है। इसके अंतर्गत 2 मेन प्रोविज़न दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट प्रोविज़न है टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वॉज ट्रेडिशनली देयर्स, यानी जो ट्रेडिशनली उनकी ज़मीन है उन पर उनका ही अधिकार होगा। नंबर सेकंड है नो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उन्हें किसी भी तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। सो ऑल दी स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। You have to watch the video carefully. You have to read all the answers of the sheet. If you have any doubt, then you can contact to me anytime. So till then, all students, keep learning, stay home, stay safe, take care all, and thank you for watching this video.